5 अगस्त की नाकामी के बाद बानी पीटीआई ने 14 अगस्त की तारीख दे दी है। तारीख पर तारीख, इनकलाब के लिए तारीख पर तारीख। जिस तरह अदालतों में अगर तारीख पर तारीख हो तो फैसला नहीं होता, इसी तरह आप अवामी इनकलाब भी बार बार तारीखें देने से नहीं ला सकते। 14 अगस्त के ऐलान का मतलब है 5 अगस्त की नाकामी का एतराफ। क्योंकि अगर 5 अगस्त कामयाब एहतजाज होता तो 14 अगस्त की तो जरूरत नहीं थी। 14 अगस्त की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि 5 अगस्त को नाकाम एहतजाज हुआ और वो नाकामी छुपाने के लिए अब 14 अगस्त की तारीख दी गई है। 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर था, गलत तारीख थी। 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान का, वो भी एहतजाज के लिए गलत तारीख है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए तारीखें देने पर वो कौमी दिन क्यों चूज करती है जो नेशनल यूनिटी या कौमी यकजहती का शिकार का निशान होते हैं। उन दिनों को कौम को तकसीम करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये भी अपनी जगह एक सवाल है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त जितनी नाकाम थी, 14 अगस्त उससे भी ज्यादा नाकाम होगी। अगर 5 अगस्त को हम नाकाम कहते हैं तो 14 अगस्त बुरी तरह नाकाम होगी। जो थोड़ी बहुत प्रेजेंस 5 अगस्त को नजर आई है, 14 अगस्त को उतनी प्रेजेंस भी नजर नहीं आएगी। लोग थक गए हैं। बानी पीटीआई को ये अंदाजा होना चाहिए कि उनकी पार्टी के अंदर मजीद लड़ने की शकत नहीं है। उनका सियासी कारकुन मजीद लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसको समझ आ गई है कि इमरान खान कारकुनों को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करता है और एटीएम्स को मराद देता है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि बानी पीटीआई के लिए अब कोई सियासी कारकुन या पाकिस्तान की अवाम बाहर निकलने के लिए तैयार है। लिहाजा ये तारीखें अब फजूल तारीखें हैं। ये इनकी अहमियत ख़त्म हो गई है। ये अब एक मज़ाक से ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम कहें कि जी ये मज़ाक है या इनके नतीजे में पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली आएगी। मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये मामूल की जो है वो है। जहाँ तक ट्रंप की जानिब से भारत पर अज़ाफ़ी टैरिफ लगाने का मामला है, ये बहुत भारत की मईशत के लिए बहुत संगीन मामला है। देखिए, भारत अपने दिफा के लिए रूस पर इन्हिसार करता है, S-400 बाकी सारा कुछ उसके पास दिफाई निज़ाम रूस का है। उसके पास अमेरिका का कोई दिफाई निज़ाम नहीं है, अमेरिका का कोई जहाज नहीं है, अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, अमेरिका का कोई कुछ भी नहीं है अमेरिका का। दिफा का सारा निज़ाम उसके पास रूस का है और मईशत उसकी अमेरिका पर चलती है। $76 बिलियन की एक्सपोर्ट्स है। लिहाजा अब वो दिफा और मईशत के दरमियान में फंस गया भारत। अगर रूस को छोड़ता है तो दिफा को नाकाबिले तलाफी नुकसान है और अगर अमेरिका को छोड़ता है तो मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान है। लिहाजा जो ट्रंप ने इजाफी टैरिफ लगाए हैं, इसके नतीजे में भारत की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। और अगर वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है और रूस से ताल्लुकात खत्म करता है तो दिफा को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। वो दोनों को रख नहीं सकता। तीसरी तरफ उसकी पाकिस्तान से कशीदगी है। मैं समझता हूँ मोदी को पिछले 3 माह से अंदाजा था कि वो इन मुश्किलात का शिकार है और एक स्टेज पर उस पर सैंक्शन आएंगी, टैरिफ्स आएंगे और वो भारत के अंदर भी दबाव का शिकार होगा। उस दबाव से निपटने के लिए उसने पाकिस्तान से जंग की, लेकिन वो पाकिस्तान से जंग भी हार गया। वरना उसका ख्याल था मैं पाकिस्तान से जंग का जश्न में ये सैंक्शन और अमरीकी दबाव वगैरह को साथ लपेट लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुझे ये लगता है कि जैसे-जैसे ये टैरिफ अमल में आएगा, भारत की मईशत को जो है वो गिरावट का शिकार होगी, रुपए की कदर गिरेगी, एक्सपोर्ट्स गिरेंगी और सैंक्शंस में उनकी कंपनियों पर पाबंदियाँ लगेंगी, तो मोदी के लिए भारत में मुश्किलात बढ़ती जाएँगी और वो मुश्किलात इतनी बढ़ती जाएँगी कि मोदी को बदलने की बीजेपी सोचने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन इस मसले का हल बीजेपी के पास नहीं है कि रूस को छोड़ना है या अमेरिका को रखना है। ना रूस को छोड़ा जा सकता है, ना अमेरिका को छोड़ा जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत के लिए आइंदा 1 साल बहुत माशी तौर पर बहुत मुश्किल है और हम सब जो भारत की मईशत की बहुत मिसालें देते थे, मुझे लगता है अगले 1 साल में भारत की मईशत को इतना नुकसान होगा कि हम फिर भारत की मईशत की मिसालें देंगे कि देखें भारत की चढ़ते-चढ़ते एकदम कैसे गिर गया। लिहाजा मुझे लगता है कि भारत की एक्सपोर्ट्स बहुत गिरेंगी, रुपए की कदर में बहुत गिरावट होगी
اور اس کے روس سے تعلقات بھی متاثر ہوں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ جہاں امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا وہاں اس کی بھارت کے ساتھ روس کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے جائیں گے۔ عمران خان کی جانب سے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ سے کیا ہوگا؟ کیا عمران خان کو ضمنی انتخاب کے بائیکاٹ سے کو فائدہ ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا۔ کیا عمران خان کو ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ سے کوئی سیاسی فائدہ ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا۔ یہ ضرور ہے کہ عمران خان کو پچھلے ضمنی انتخابات کے نتائج سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ تحریک انصاف کوئی بھی ضمنی انتخاب جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس وقت تحریک انصاف ضمنی انتخابات ہار سکتی ہے، جیت نہیں سکتی، اور شاید عمران خان نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر بہت زیادہ ضمنی انتخابات ہارے تو جو مقبولیت کا جعلی ڈرامہ ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور لوگ کہیں گے پی ٹی آئی تو ہار رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، اسمبلی حال کے انتخابات میں، ضمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے کا بھرپور موقع دیا گیا۔ ان کے جلسے ہوئے، عالیہ حمزہ وہاں گئیں، سلمان اکرم راجہ گئے، بیرسٹر گوہر گئے، کھل کے کیمپین کرنے دی گئی۔ اس کے بعد بھی پی ٹی آئی ہار گئی، تو پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا لگا، کیونکہ پہلے تو وہ کہتے تھے ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی جاتی، اسمبلی حال میں تو کھل کر کیمپین کرنے دی گئی، 5 اگست کو کھل کر احتجاج کرنے کی اجازت دی گئی۔ میرے خیال میں عمران خان کو یہ اندازہ ہے کہ ہم سارے ضمنی انتخابات ہار جائیں گے، اور وہ ہار کے خوف سے انہوں نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ یہ کوئی جیت کے خوف سے نہیں کیا گیا، ہار کے خوف سے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان کو اندازہ ہے کہ اس وقت ان کی جماعت کوئی بھی ضمنی انتخاب جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اس کا حکومت کو فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی حکومت نے ضمنی انتخابات کی سیٹیں جیت جانی تھیں، اب بھی جیت جانی ہیں، لیکن ذرا آسانی سے جیت جائیں گی، پہلے مقابلے سے جیتنی تھیں۔ لیکن مجھے پہلے بھی یہی اندازہ تھا کہ تمام ضمنی انتخابات میں جتنے بھی ہوں گے وہ سیٹیں پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نون جیت جائے گی، اور ہزارے کی سیٹیں بھی مسلم لیگ نون جیتے گی، جس سے مسلم لیگ نون کی پارلیمنٹ میں عددی اکثریت میں کافی اضافہ ہونے کے امکانات